से यही बोला था, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? भाई ने एक मटर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद की शाम धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सड़कों पर भीड़ कम होने लगी थी और कुछ लोग अपने घर लौट चुके थे। कुछ बच्चे अभी भी उन्हीं गलियों में खेल रहे थे और इसी बीच एक 17 साल का लड़का अपने घर से निकलता है। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। उस लड़के का नाम था सूर्या, एक साधारण सा लड़का जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता था और अपने दोस्तों के साथ हमेशा हंसी खुशी से रहता था। अपने परिवार की उम्मीदों का वो एक इकलौता सहारा था। लेकिन उसी शाम उसे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन किसी दुश्मन का नहीं बल्कि खुद उसके दोस्त का था। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ उसने बचपन बिताया था, जिसके साथ गलियों में क्रिकेट खेला था और जिसके घर उसका आना जाना कई बार लगा रहता था। और शायद यही वजह थी कि सूर्या को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जिस जगह जा रहा है वहाँ उसका इंतज़ार एक दोस्त नहीं बल्कि खुद मौत कर रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सूर्या की मौत के महज 2 से 3 दिन बाद ही जिस लड़के पर हत्या का आरोप लगा था वो भी जिंदा नहीं बचा। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त था। अंधेरे में गोलियों की आवाज़ आती है और उसके बाद पुलिस की घेराबंदी और फिर मीडिया में न्यूज़ चालू हो जाती है कि मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। यहीं से ये मामला एक साधारण मर्डर से हटकर एक बहुत ही बड़े उलझे हुए मर्डर की तरफ चल जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस केस की चर्चा होने लगती है। पूरा सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि न्याय हो गया, तो कुछ कहते हैं अभी असली कहानी सामने आई ही नहीं है। सूर्या कौन था, असद कौन था और इन दोनों की दोस्ती मौत में कैसे बदल गई, पुलिस ने क्या किया, परिवार क्या चाहता है, और वो सवाल जो आज भी अनसुलझे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल आईक्यू में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हर मोड़ पर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या दोस्त भी इतने बेरहम हो सकते हैं। नवनीत विहार, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद, एक साधारण सा मोहल्ला जहां हिंदू मुस्लिम परिवार सालों से एक साथ रहा करते हैं। सूर्या एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। उसके परिवार में उसकी माँ सरोज, उसके पिता, एक बड़ा भाई यश और बहन भी थी। घर में सूर्या सबसे छोटा और सबसे लाडला था। पड़ोस के लोग बताते हैं कि उसका स्वभाव काफ़ी ज़्यादा शांत था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और दोस्तों के साथ हमेशा खेलता रहता था। और उसी मोहल्ले में असद नाम का लड़का भी रहता था, जिसकी उम्र लगभग उसी के बराबर बताई जा रही है। बचपन से ये दोनों एक साथ में खेले कूदे और पले बढ़े। दोनों के बीच दोस्ती जैसा रिश्ता था। वो साथ में क्रिकेट खेलते, गलियों में एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर घूमते, छोटी मोटी बातें करते और इसके अलावा इन दोनों में कोई भी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 28 मई 2026 बकरीद का दिन, जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। दोपहर के करीब 3 बजे सूर्या घर पे ही था और फिर उसे उसके दोस्त असद का फ़ोन आता है। वो कहता है कि चलो मिलते हैं, बकरीद है तो थोड़ा घूम कर आएंगे। सूर्या के दोस्त विक्की और आयुष भी उसके साथ थे। सूर्या निकलता है और उसके घर के ही पास शर्मा डेयरी पे वो लोग मिलते हैं। जैसे ही वो लोग मिलते हैं वही नॉर्मल सी रोज वाली बातें होती है। एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ चल जाते हैं। सूर्या के परिवार के मुताबिक असद ने सूर्या को कहा कि चलो आज मैं तुमको बकरी की कुर्बानी कैसे होती है वो दिखाता हूँ। इस पर सूर्या ने साफ मना कर दिया। सूर्या ने कहा कि मैं नहीं देखना चाहता और यहीं से इस पर तनाव बढ़ता चला गया। मैं फ़ोन करा गया था ईद के चक्कर में, बोल लेते आ जाओ ईद मिलेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। हमने बोला चलो देखेंगे, आएंगे। फिर हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे यही बोला था, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? हमने उनसे बोला हमने नहीं देखा, हमारे घर नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बकरा कटता है। उसको लेके गया, गले में हाथ डाल के चाकू वाकू मार के 3-4-5 लड़के जो भी थे सारे भाग चुके थे लड़के। तो धोखा किया रहा मेरे साथ कि मेरे इस बच्चे को ही मार दिया, बुला के सो ईद का बहाना लेके। सर हमने किसका क्या बिगाड़ा था? सर हमने अपने बच्चे पाल रहे थे, किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था। मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। काउंटर फुल एनकाउंटर किया जाए और शीघ्र से जल्दी कार्रवाई की। धीरे धीरे
नोकझोंक गालियों और चीख पुकार में बदल गई। इसी पर असद ने अपने पिता नवाब और दोस्त फरहान, आतिफ और आतिक को भी बुलाया और उसने ये कहा कि अब इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। और इसी के साथ वो सारे लड़के चौधरी स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर सूर्या को पूरी तरीके से घेर लिया जाता है और फरहान का पुलिस कन्फेशन भी सामने आता है। असद और सूर्या के बीच बाइक को लेकर बहस होती है। असद ने नवाब को बताया कि हम सब ने प्लान बनाया है। मैंने असद को चाकू दिया। नवाब ने कहा, कर दे बेटा, ख़त्म कर दे। असद ने सूर्या के पेट में कई बार चाकू घोंपा। सूर्या पूरा खून से लथपथ हो गया था। फिर वह भागने लगा। लगभग 200 मीटर भागने के बाद वह स्कूल के पास ही गिर गया। उसके बाद लोग इकट्ठा हुए और एम्बुलेंस बुलाई गई। नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में ही सूर्या को लेकर जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन 29 मई की दोपहर सूर्या ने अपनी आखिरी सांसें ली। और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें उसकी मौत की वजह मल्टीपल स्टेप्स यानी कि कई बार चाकू मारने पर मौत हुई है, ऐसा बताया गया। सूर्या के परिवार का ये भी आरोप है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लान मर्डर था। उसे धोखे से बुलाया गया और कुछ रिपोर्ट में रिलीजियस एंगल भी सामने आया है। कुर्बानी को लेकर और प्रोवोकेशन बाद पुलिस ने इसे पर्सनल डिस्प्यूट बताया, लेकिन मोहल्ले में तनाव और भी ज़्यादा फैल गया है। घटना के तुरंत बाद खोड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज शुरू होती है और शुरू में अटेम्प्ट टू मर्डर और उसके बाद सिर्फ मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में 5 नाम अब भी मेन हैं: असद, असद के पिता नवाब, उसका दोस्त फरहान, आतिफ और शरीक। पुलिस ने भी इस केस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। नवाब, फरहान और आतिफ चौधरी को चरण सिंह गेट के पास से गिरफ्तार किया गया था। असद फरार है, जिसके ऊपर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। और वहीं फरहान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नवाब ने कहा, ख़त्म कर दो। ये बयान पूरे मामले को गंभीर बनाता है। 30-31 मई की रात इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि असद खोड़ा के इंदिरापुरम इलाके में एसोसिएट्स में अपने वकील से मिलने आ रहा है और फिर उसका भागने का प्लान भी रेडी था। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस की जॉइंट टीम ने अभय कांड के इलाके में चेक पॉइंट शुरू की। असद बाइक पर था, साथ में एक वकील भी था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन असद ने फायरिंग कर दी और उसके साथ ही उस फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हो गया। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें असद घायल हो गया और हॉस्पिटल ले जाते हुए असद की मौत हो गई। इस पूरे केस में देसी कट्टे का इस्तेमाल हुआ है और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। और इसी के साथ वो वकील भी भाग निकला है जो असद के साथ में था, जिसकी तलाश पुलिस अब भी कर रही है। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना तो काफ़ी हो रही है, क्योंकि महज 48 से 72 घंटों में ही मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है। प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है। उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है। सूर्या की मां सरोज का ये भी बयान है कि मेरे जिगर का टुकड़ा चला गया। असद का एनकाउंटर हुआ, लेकिन बाकी सबको भी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें प्रूफ चाहिए कि वो मर गया है। बुलडोजर एक्शन भी होना चाहिए। और इसी के साथ उसके बड़े भाई यश ने भी बताया कि ये पहले से ही एक प्लान मर्डर था, क्योंकि उन लोगों के बीच में नोक झोंक चलती आ रही थी। परिवार ने अंतिम संस्कार में देरी की, क्योंकि असद एनकाउंटर होने तक वो लोग शव को नहीं जलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बाद में एनकाउंटर के बाद मां ने कहा, मेरे बेटे को न्याय मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है, तब मैं भग के आई। मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था। उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। मुझे सर इंसाफ चाहिए। मैं घर पे थी नहीं, मैं 8-9 हजार की ड्यूटी करती हूँ, मैं ड्यूटी पे थी। मुझे किसी ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का चाकू लगा है, तब मैं भग के आई। तब मेरा बेटा मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था। उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। आई समझ। फिर उसके बाद CM योगी जी का एक बयान, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा।
अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। इसमें दोस्तों कई सवाल निकल कर आते हैं कि क्या मोटिव सिर्फ बाइक विवाद पर था या फिर बकरीद और कुर्बानी देखने की बात थी जिसने इसे एक रिलीजियस मसला बना दिया। फरहान का कन्फेशन और परिवार का बयान, इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? 17 से 19 साल के लड़कों के पास इलीगल वेपन्स कहां से आए? और जुवेनाइल क्राइम में ऐसे सख्त कानून क्यों नहीं है? यूपी में योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर, एनकाउंटर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रूट कॉजेस, एजुकेशन, फैमिली वैल्यूज और रेडिकलाइजेशन पर भी काम जरूरी है। सिमिलर केसेस का जिक्र करें तो यूथ में बढ़ती जा रही हिंसा काफी ज्यादा गंभीर है। इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब भी जारी है। पुलिस अब भी कई सारे सीसीटीवी खंगाल रही है और इस केस को हर तरीके से देख रही है। सूर्या की कहानी एक वार्निंग है दोस्तों। उसके परिवार को न्याय मिला या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि क्या यूपी पुलिस ने जो किया वो सही था या फिर गलत। इस पूरी घटना के बाद अशद ने एक वीडियो भी बनाया था, जिस वीडियो में उसने बोला था कि मैं जेल जा रहा हूँ, और उसने इस वीडियो में इतना फ़क्र से बताया था कि जैसे उसने कोई बड़ा काम किया है और अब उसे कोई पुरस्कार मिलने वाला है। तो भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? तो सारे भाई प्यार देना है। ऐसी वीडियो के साथ असद ने पुलिस को चिढ़ाने की कोशिश भी की थी। इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेता हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।